हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमने आदिकाल और भक्ति काल उसके बारे में पढ़ लिया है और रीति काल को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी इस क्लास के अंदर हम रीति काल को पढ़ेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने रीति काल की शुरुआत की है, जिसके अंदर हमने भाई रीति काल है वो भक्ति काल से रीति काल किस प्रकार आया। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कंडीशनें मानी है कि ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण से जो भक्ति करने वाले थे वो एक नया काल है वो उसका जन्म हुआ, यानी रीति काल आया। रीति काल की जो समय सीमा थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो सर्वमान्य मत है वो भी हमने उस क्लास के अंदर देखा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे, जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, हमारा काव्य शास्त्र हो गया, व्याकरण हो गई, इसके अलावा जो अन्य जो रचनाएं, कहानियां, उपन्यास जो भी दे रखे हैं वो सारे टॉपिक है इसके अंदर हम एक एक करके करेंगे। ये जो सारी वीडियो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, जिसमें कंटिन्यू वीडियो अपलोड है। आप जाकर उस प्लेलिस्ट में एक कंटिन्यू देखिए, क्योंकि जब आप क्रम से देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहे किसी वीडियो में पहले बार देख रहे हो और उसके बाद में आप कंटिन्यू हो जाइए, आपको अच्छा फायदा होने वाला है। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। रीति काल के प्रमुख जो संप्रदाय है, यानी जो रीति काल है उस रीति काल से कुछ संप्रदाय है वो जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार हमारे भक्ति काल से जुड़े हुए थे, जो अद्वैतवाद है, देवत्वाद है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे रीति काल से भी कुछ संप्रदाय है। इन संप्रदायों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मोस्ट है, अच्छे से आपको इनको याद करना है। रस संप्रदाय की बात करें तो आचार्य भरत मुनि, रस संप्रदाय की जो स्थापना करने वाले हैं वो आचार्य भरत मुनि है। यहाँ पर हम सिर्फ यही देखेंगे कि कौन से संप्रदाय की स्थापना किसने की है। बाकी जो रस है, अलंकार है, ध्वनि है, रीति जब हम पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से बता देंगे। अलंकार संप्रदाय वो आचार्य भामा है, रीति संप्रदाय वो आचार्य वामन है, ध्वनि संप्रदाय वो आचार्य आनंदवर्धन है, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक है और औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र है। तो कहने का मतलब ये जो 6 संप्रदाय है जिनके अलग अलग जो स्थापना करता है, जो प्रवर्तक है, ये जो संप्रदाय है इनका संबंध हमारे रीति काल से रहा है। ठीक है, तो ये रीति काल के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और अपने हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। रस वाले टॉपिक में हम रस संप्रदाय के बारे में अच्छे से देखेंगे, अलंकार वाले में अलंकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखो। रीति काल के प्रवर्तक कवि केशवदास रीति के प्रथम कवि, यानी जो रीति काल है उस रीति काल के जो प्रवर्तक कवि है। जिस प्रकार हमने भक्ति काल में निर्गुण और सगुण शाखाओं में अलग अलग जो प्रतिनिधि कवि देखे, उसी प्रकार जो रीति काल है हमारा, उस रीति काल की जो प्रवर्तन यानी जो स्थापना करने वाले हैं वो हमारे केशवदास माने जाते हैं, जो रीति के प्रथम कवि भी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी है। तो ये लाइनें यहाँ पर मोस्ट हो जाती है। आपको क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल करना है, जैसे आपको पूछे कि रीति काल के प्रवर्तक कवि है तो आपको केशवदास भरना है। रीति काल के प्रवर्तक कवि का नाम आए तो केशवदास करना है, रीति के प्रथम कवि का नाम आए तो केशवदास करना है। अब आपसे पूछ ले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक कवि है तो वहां पर केशवदास नहीं करना है, वहां पर आपको चिंतामणि त्रिपाठी करना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल का प्रवर्तक माना है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों पॉइंट है वो अच्छे से आपको दिमाग में रखने। रीति की अविरल परंपरा का प्रारंभ करता चिंतामणि त्रिपाठी। अब देखिए, यानी रीति काल है उस रीति काल की जैसे मान लिया शुरुआत करने वाले थे तो वो केशवदास थे, तो इसलिए इसको प्रवर्तक मान लिया गया। परंतु बाद में इन्होंने जो अविरल का मतलब लगातार जारी नहीं रखा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक केशवदास को न मानकर चिंतामणि त्रिपाठी को मान लिया है। और आगे क्या है, रीति काल की अविरल जो परंपरा है वो आगे चलती रहे, कर्म वाई कर्म। तो वो जो काम किया वो चिंतामणि त्रिपाठी ने किया और इस प्रकार करने के कारण ही रीति काल के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिपाठी को मान लिया है।
रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो ऊपर हम संप्रदायों में देख चुके हैं आचार्य वामन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रीति काल का वर्गीकरण, यानी रीति काल का वर्गीकरण किया गया। जिस प्रकार हमारे भक्ति काल का वर्गीकरण किया गया था, भाई ज्ञानाश्री शाखा प्रेमाश्री, जो निर्गुणों में ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री और सगुणों के अंदर कृष्णाश्री और रामाश्री थी, उसी प्रकार रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया। रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक हमारे हो गए रीतिबद्ध कवि, एक हो गए रीति सिद्ध कवि, और इसके बाद में तीसरे हो गए रीति मुक्त कवि। मोटा मोटी देख ले हम, एक तो हो गए रीतिबद्ध, जो रीति से बंधे हुए थे, ठीक है, नियम कायदों में बंधे हुए थे। और रीति सिद्ध का मतलब है इसके अंदर ये बंधे हुए नहीं थे, अपने आप ही वो रीति सिद्ध हो रही थी। और रीति मुक्त का मतलब है ये बिल्कुल ही अलग थे, इनको कोई मतलब नहीं था नियम कायदों से। तो आप समझ गए मोटा मोटी, बाकी हम यहाँ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे। वर्गीकरण में जो पहला आया है वो रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि के अंदर है संस्कृत की परंपरा का अनुसरण करते हुए लक्षण उदाहरण शैली पर रीति ग्रंथों की रचना की। कहने का मतलब रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि वो है जो संस्कृत की जो परंपरा चली आ रही थी उसका अनुकरण किया, उसका उन्होंने अनुसरण किया, उनके नियम कायदों का पालन किया, और पालन करते हुए जो लक्षण उदाहरण ग्रंथ है, जैसे मान लिया अलंकार ग्रंथ हो गया, छंद संबंधित हो गया, रस संबंधित, जो अलग अलग टॉपिक है, उन टॉपिकों के बारे में भी इन्होंने अलग से एक ग्रंथ की रचना की। तो उदाहरण से लेकर रीति ग्रंथों की रचना की। तो समझ में आ गया, यानी रीतिबद्ध कवि वो थे जिन्होंने जो संस्कृत की परंपरा है उस परंपरा का पालन करते हुए अच्छे से अलग एक ग्रंथों का निर्माण किया, जिसको अच्छे से हम समझ सके। जैसे मान लिया जो हम शब्द शक्तियां पढ़ते, तो शब्द शक्तियों में एक तो वो आता है जिसको हम व्याकरण पढ़ाए तो व्याकरण को अच्छे से पढ़ाएं, और एक ऐसा होता है कि जैसे हम पाठ कोई पढ़ा रहे हैं तो उस पाठ के अंदर कोई भी शब्द आया, जैसे बीच बीच में मैं आपको पूछता हूं कि ये शब्द आया तो इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है या इस शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो इस प्रकार जो पूछ बीच बीच में जो आया वहीं पर उसका वर्णन कर देते हैं, तो वो तो हमारे आएगा रीति सिद्ध के अंदर। और रीतिबद्ध के अंदर अलग से पूरा टॉपिक बताया गया है, बीच बीच में ना बताकर अलग से पूरा टॉपिक बताया। जैसे व्याकरण के संधि आ रही तो संधि का पूरा टॉपिक बताया गया, तो ये समझ गए। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में यही फर्क था। तो इसके अंदर रीतिबद्ध, ये रीतियों से बद्ध का मतलब बंधे हुए थे, यानी नियम कायदों में बंधे हुए थे। इसके अंदर जो प्रमुख कवि है वो देखते हैं, केशव, भूषण, मतीराम, चिंतामणि, पद्माकर, भिखारीदास, तोष, रसलीन, देव और सेनापति। अब दिक्कत यह आती है कि हम ये भी देख लेते हैं कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध हो गए, रीति सिद्ध हो गए, रीति मुक्त हो गए। परंतु एग्जाम में दिक्कत वहां आती है कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से रीति सिद्ध कवि नहीं है या निम्न में से रीतिबद्ध कवि है। तो अब जिसके अंदर जैसे मान लिया रीतिबद्ध कवि है तो 4 में से 3 है वो रीति सिद्ध या रीति मुक्त वाले देंगे, एक नाम उसमें रीति सिद्ध का आएगा या रीतिबद्ध का आएगा, जो भी पूछा जाएगा। तो आपको उसमें छांटना होता है, और इतने सारे कवि हो जाते हैं वहां छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि असंभव है, संभव है, पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको कैसे करें। तो देखिए यहां पर मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस तो भूसेना, यानी केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस तो भूसेना, ये एक छोटा सा सूत्र बनाया। तो देखो केशव यहाँ पर नाम आ रहा है तो यहाँ पर हमारा केशव दास हो गया, केशव पद्मा तो यहाँ पर देखो पद्माकर हो गया, को इसको छोड़िए यानी तुक मिलाने के लिए भीख, तो इसका मतलब भिखारी दास हो गया, ये रहा भिखारी दास। मणि का मतलब हो गया चिंतामणि, इसमें मणि ले लिया। दे का मतलब हो गया देव, मती का मतलब हो गया मतीराम, मतीराम पूरा ही ले लिया। रस का मतलब हो गया रसलीन, तो का मतलब हो गया तोष, ये रहा तोष। भू का मतलब हो गया भूषण, और सेना का मतलब हो गया सेनापति।
ठीक है, सारे कवियों के नाम आ गए। केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस तो भूषण। 2-3 बार करोगे, मेरे को अच्छे से याद हो रखी, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। केशव पद्मा को भीख मणि दे, मतीराम रस तो भूषण। अब इसके अंदर 1-2 कवि और भी रह जाते हैं जो हमारे रीतिबद्ध है, परंतु उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। इतने सारे कवि आप याद कर लोगे तो उसको आप ये हो जाएंगे। इसके अलावा आपके रीतिबद्ध वाले हो जाएंगे, रीतिबद्ध के तो ये है, रीति सिद्ध वाले हो जाएंगे और फिर रीति मुक्त हो जाएंगे। तो आप उसको आराम से उस क्वेश्चन को कर लोगे, अच्छे से छांट लोगे, क्योंकि ज्यादातर नाम इन्हीं में से देंगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक आध कोई छूट भी, जैसे मान लिया किसी ने कमेंट कर दिया ये भी रीतिबद्ध में आ रहा है, ये भी रीति सिद्ध में आ रहा है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे है वैसे तो कवि, पर ज्यादातर एग्जामिनर की नजर कहां पड़ती है, वो जो एग्जाम में बार बार देते, वो मैंने यहाँ पर सेट कर लिए। और मेरे तो इनमें से जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति जो मुक्त है, इनसे संबंधित कोई भी आज तक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तो आपके भी गलत नहीं होगा। सोच सकारात्मक रखिए। जब भी आप एग्जाम में, मैंने कई बार इसका जिक्र किया कि आप जब भी एग्जाम में जाओ और एग्जाम से पहले, जैसे घर पे रहते हो तो आपको ऐसा होना चाहिए, मेरे को यही नहीं आ रहा है, ये भी याद करना है, मेरे को ये भी नहीं समझ में आया, ये भी करना है। ऐसे आप में एक लालसा होनी चाहिए। और जब आप एग्जाम हॉल में चले जाओ, उस टाइम आपके दिमाग में ये होना चाहिए, मेरे को सब कुछ आ रहा है, जो एग्जाम में आएगा वो सब मेरे को आ रहा है, एग्जाम में वही आएगा जो मेरे को आ रहा है। ठीक है, तो यह ख्याल रखकर आप सकारात्मक होकर जाइए। मेरा एक चैनल भी है, मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से, आप उसे भी विजिट कर सकते हो, जिसपे आप में एक सकारात्मकता बनी रहे। अब बात करते हैं 2 नंबर की। रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि वे कवि जिन्हें काव्यांगों की सूक्ष्म जानकारी थी। सूक्ष्म का मतलब बारीक, यानी इनको जानकारी तो बारीक थी रीति काव्यांगों की, यानी इनको जो सारे टॉपिक होते हैं, रस हो गए, अलंकार हो गए, काव्य दोष है, काव्य गुण है, जो व्याकरण, सारे का अच्छे से नॉलेज था, परंतु उन्होंने इन काव्यांगों पर प्रत्यक्ष से कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अपितु अपनी जानकारी का प्रयोग अपनी मूल रचना में ही किया, अर्थात रीति उनके काव्य में प्रयुक्त होकर स्वयं सिद्ध हो गई। समझ में आ गया? यानी जो रीतिबद्ध थे वो नियम कायदों में बंधे हुए थे और उन्होंने अलग से ग्रंथ लिखा, इन्होंने अलग से ग्रंथ नहीं लिखा, यानी जहां पर भी जो टॉपिक आया उसका वहीं पे जिक्र कर दिया। इनको जानकारी तो थी, ऐसा नहीं है कि इनको आ नहीं रहा था, पूरी जानकारी थी, फिर भी इन्होंने अलग ग्रंथ नहीं लिखा। ये रीति हमारी सिद्ध हो गई। इनमें जो प्रमुख कवि की बात करें, हट्टीजी है, कृष्ण कवि है, बिहारी है, बेनी है, नेवाज है, पजनेश है, रामसाईदास है, रसनिधि है, नृपशंभु है और द्विजदेव है। अब देखिए, इनका भी मैंने एक सूत्र बनाया है। क्या है? रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेश। लंबी लाइन रख रही है, पर आप 1-2 बार करोगे तो आपको याद हो। रामकृष्ण ने नृप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेश। तो तुक बैठ रहा, जैसे रामकृष्ण कोई व्यक्ति है, उसने नृप यानी कोई राजा है, उसकी बेबी यानी बेटी है, उसको हट से जबरदस्ती रस पिलाया पजनेश। तो ये आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, रामकृष्ण की बात करें तो देखो, राम यहाँ पर आ गया, राम तो ये रामसाईदास हो गया। कृष्ण का मतलब ये हमारा ये कृष्ण कवि हो गया। नेक का मतलब यहाँ पर नेवाज हो गया। नृप का मतलब नृपशंभु हो गया। की को छोड़िए, बे का मतलब बेनी हो गया। बी का मतलब बिहारी हो गया। को छोड़िए, हट का मतलब हट्टीजी हो गया, ये नाम आया हट्टीजी। रस हट से का मतलब छोड़िए, यहाँ पर नहीं है, और रस का मतलब यहाँ पर रस निधि हो गया, पिलाया, और पजनेश का मतलब पजनेश हो गया। अब ये पूरे नाम आ गए। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत कहाँ आएगी, एक तो हो गया रस लीन और एक हो गया रस निधि। रस लीन और रस निधि, तो अब एक तो ये हमारा लीन है, रस तो आगे है दोनों में, और एक निधि है। अब इसको पहले किस को रखोगे? ठीक है, वहां दिक्कत आएगी। अगर रस लीन नाम आ गया, रस निधि आ गए, तो आपके सूत्र के हिसाब से तो यहाँ पर मैंने रस ही लिया है, तो उस रस के हिसाब से तो काम बनता नहीं है, तो वहां कौन सी दिक्कत आएगी? वहां पर दिक्कत आएगी, उसको सेट के यहाँ पर नाम रस लीन है, उसको रीति सिद्ध में रखें या रीति बद्ध में रखें। तो इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। क्या सॉल्यूशन निकाला? देखिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, तो पहले हमारे रीतिबद्ध आया, क्या नाम आया? रीतिबद्ध।
तो पहले बद्ध है और बाद में हमारा सिद्ध है। तो देखिए ABCD के हिसाब से हम देखेंगे तो ब का मतलब बी हो रहा है और सी का मतलब एस हो रहा है, तो हमारे बी पहले आता है और एस क्या है बाद में आता है। तो रीतिबद्ध पहले आएगा, 1 नंबर पे रीतिबद्ध को रखना है और 2 नंबर पे रीति सिद्ध को रखना है। अब चलते हम रस निधि पे और रस लीन पे। तो हमारा इसके अंदर रस निधि है 2 नंबर वाले, तो ABCD के अंदर एल पहले आता है और एन बाद में आता है, एल पहले आता है और एन बाद में आता है। तो कहने का मतलब रस लीन है वो हमारे रीतिबद्ध में आ जाएंगे और रस निधि है वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, रीति सिद्ध में आ जाएंगे। तो आपका जो डाउट था वो कंफ्यूजन था वो यहाँ पर खत्म हो गया, रस लीन और रस निधि में सूत्र के हिसाब से। आगे देखो तीसरा जो है वो है रीति मुक्त कवि। वे कवि जो रीति की परंपरा अर्थात काव्यांग विवेचन से पूर्णतया मुक्त थे, यानी उनको कोई मतलब नहीं था। ये प्रेमी कवि थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने हृदय की मार्मिक अनुभूतियों को व्यक्त किया है। कहने का मतलब रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में क्या था, रीतिबद्ध वाले हैं वो उनसे बंधे हुए थे रीति के जो नियम कायदों से, और जो रीति सिद्ध वाले थे उनमें अपने आप आकर्षित हो गए, वो बंधे हुए नहीं थे। और जो रीति मुक्त थे वो अलग ही थे। अलग का मतलब इनको नियम कायदों से कोई मतलब था, इन्होंने ना तो नियम कायदों का पालन किया और ना ही नियम कायदों का अपने जो ग्रंथ थे उनमें इनका प्रयोग किया है या उनके बारे में इन्होंने समझाया है। ये मुक्त थे, ये प्रेमी कवि थे, यानी एक जो प्रेम करते थे और प्रेम के अंदर इन्होंने जैसा अनुभव किया, जैसा इनके साथ में घटित हुआ, जैसा इनके मन में आया उस प्रकार का इन्होंने वर्णन वहां पर किया है। समझ गए आप? तो ये अलग ही है, जो हृदय में जैसा इनके भाव आए उनके हिसाब से इन्होंने रचना कर दी। प्रमुख जो कवि है इनके अंदर घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। इसके अलावा और भी कवि है जो रीति मुक्त के अंदर आते, परंतु ये जो 4 नाम है ये मोस्ट है, इनसे संबंधित ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते। तो हमारे घनानंद हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गए और ठाकुर हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त को आपको अच्छे से याद हो गया। इनमें 4 ही नाम थे तो इनका मैंने सूत्र नहीं बनाया, सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध वाला आप याद कर लेंगे तो पीछे जो बचेगा वो रीति मुक्त अपने आप ही हो जाएगा, और वैसे भी 4 नाम है आप छांट लोगे। उद्भावक आचार्य वो देव है, क्वेश्चन पूछा गया उद्भावक आचार्य है, तो उद्भावक आचार्य कौन है, देव है। आगे व्याख्याता आचार्य, व्याख्याता आचार्य वो केशवदास और चिंतामणि त्रिपाठी है, और कवि शिक्षक आचार्य वो बिहारी है। ठीक है, याद हो जाएगा। कवि शिक्षक आचार्य वो कौन है, हमारे बिहारी है, यानी बिहारी है वो क्या थे, शिक्षा देने वाले थे, शिक्षक थे। जिस प्रकार इन्होंने वो हमारे जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, उनको शिक्षा दी थी, उनकी शिक्षा से ही वो उसमें परिवर्तन आया। तो कवि शिक्षक आचार्य है, उस प्रकार आप अटैच करके इसको याद कर लीजिए, तो वो बिहारी है। उद्भावक आचार्य वो देव है, यानी उदय, नाम आ रहा है उदय यानी देव, तो उद्भावक है वो देव हो जाएंगे। फिर व्याख्याता आचार्य वो केशव दास और चिंतामणि त्रिपाठी है। आगे नोट है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्य कवियों को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में रखा है, यानी जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने जो सारे जो रीतिकाल के जो कवि आचार्य है उनको किस कैटेगरी में रखा है, कवि को कवि शिक्षक आचार्य, यानी कवि शिक्षक आचार्य माना सभी को, ये डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। रीति काव्य की प्रथम रचना हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में प्रकाशित है। रचनाकार की बात करें तो कृपाराम की रचना है, यानी रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना मानी है। रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना वो हित तरंगिणी जो 1541 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कृपाराम की रचना। इसके अंदर है क्या, कुल छंद है 400, इसका विभाजन है वो 5 तरंगों में किया गया। 5 तरंगों मतलब 5 पाठ मान लीजिए, 5 तरंगों में इसका पर नाम उनका तरंग दे रखा है। ये ग्रंथ नायिका भेद के विवेचन के उद्देश्य से लिखा गया, यानी नायिकाओं का वर्णन इसके अंदर किया गया। नायिकाओं के जो अलग अलग भेद होते तो वो उनके उद्देश्य के हिसाब से इसको लिखा गया। तो रीति काव्य की सर्वप्रथम जो रचना है वो हमारे हित तरंगिणी है, 1541 ईस्वी में रचित है, और कृपाराम की रचना है जिसके अंदर 400 छंद है, 5 इसके अंदर तरंग है। यह ग्रंथ नायिका भेद के हिसाब से लिखा गया है।
रीतिकाल का प्रधान रस है वो श्रृंगार है, क्योंकि रीतिकाल है जो हमने विशेषताएं पढ़ी है, तो रीतिकाल की विशेषताओं में श्रृंगारिकता नाम आ रहा था, इस काव्य में श्रृंगारिकता ज्यादा मिलती है। तो रीतिकाल का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है वो बिहारी है, यानी रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि है वो बिहारी है। प्रवर्तक की बात करें, यानी यहाँ पर देखो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है वो बिहारी है और प्रवर्तक है वो केशवदास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना। तो ये अलग अलग छोटे छोटे जो कंफ्यूजन वाले हैं वो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि आपको कंफ्यूज ना हो। भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी जो भक्ति काल और रीति काल में जो समन्वय करने का काम है वो किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। संस्कृत का क्लासिक पंडित केशव, क्योंकि केशव की जो रचना है वो कठिन थी, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत, हृदयहीन कवि, इसको किसने कहा है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। पीछे मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए मेरे चैनल से तो आपको पता होगा। तो संस्कृत का क्लासिक पंडित है वो केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको क्लासिक पंडित कहा है संस्कृत का, केशवदास को। अब रीतिकाल के जो प्रमुख कवि, तो कवियों का बारे में हमने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के अंदर जो कवि थे वही कवि है जो हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि। अब अलग अलग कवियों का हम अच्छे से विस्तार से इनका वर्णन देखेंगे कि इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।